हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी जीएनएम फर्स्ट ईयर को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के तीसरे वीडियो जो कि तीसरा पेपर होता है और इस सप्ताह का तीसरा वीडियो भी है। तो इस प्रकार से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यह 29 नंबर का वीडियो है, मीन्स 29वां नंबर का वीडियो है। अगर इससे पहले आप 28 वीडियो तक नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए। कंप्लीट तैयारी चल रहा है आपके, तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन करने का कोशिश कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे स्टेट में दिसंबर के आसपास जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से दिसंबर तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जो भी लोग यूपी वाले हैं तो उनको एग्ज़ाम पता है कि नज़दीक ही हैं, 21 नवंबर से ही हैं। तो ऐसे में यूपी वाले जो भी है वो अपना रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं ये वीडियो को। साथ में इससे पहले भी जो जो पढ़ा दिए हैं उसको जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए आज हम शुरू करते हैं। बिहार के, पंजाब के, जो भी राजस्थान के, एमपी के जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए अभी समय है। मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंटल रूट के बारे में कि पेरेंटल रूट के द्वारा दवा प्रदान करने का क्या अर्थ होता है और इंजेक्शन के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। देखिए, इंजेक्शन के जो प्रकार होता है ना वह पेरेंटल रूट में ही आएगा, समझ गए। तो हमें पेरेंटल रूट से ड्रग पूछेगा और इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको कोई जोड़ कर पूछ देगा 10 नंबर में, समझ गए। पेरेंटल रूट तो पूछेगा ही पूछेगा कि पेरेंटल रूट क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इंजेक्शन के प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, साथ में और भी इसमें कुछ क्वेश्चन ज्वाइंट करेगा, तब जाके 10 नंबर में आपसे पूछेगा। ओके, चलिए देखते हैं। पेरेंटल रूट का मतलब होता है, देख लीजिए, पेरेंटल रूट है, समझ गए ना, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। पेरेंटल रूट का मतलब होता है कि हम लोग जो ओरल रूट के द्वारा, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से, समझ गए ना, जो हम दवा देते हैं और मुंह के द्वारा जो दवा खाते हैं इसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा ही जो है ऑब्जर्व होता है। लेकिन पेरेंटल रूट में ऐसा नहीं होता है। पेरेंटल रूट में मुंह के द्वारा जो दवा दिया जाता है वो तो दिया ही जाता है, इसके अलावा अन्य किसी भी रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मीन्स ओरल रूट के अलावा, मतलब ओरल रूट के अलावा और कोई भी माध्यम से बॉडी में जो हमें ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसी को पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, समझ गए। जैसे इंजेक्शन लगाना, मालिश करना, समझ गए, बूंद बूंद करके कान में, आँख में ड्रॉप डालना, समझ गए, या फिर सपोसिटरी के रूप में जैसे कोई ठोस दवाई को भेजिना में रखना या मलाशय में डाल देना, ये सब जो है आपको पेरेंटल रूट के अंतर्गत आता है। सीधा समझिए कि ओरल रूट के अलावा और भी कोई अन्य रूट से जो दवाई को दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, वही आपका पेरेंटल रूट हो जाता है, समझ गए। सिंपल सी भाषा, ये समझ गए। और भी समझना है पेरेंटल रूट को तो समझ लीजिए। पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पाचन तंत्र, वही जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो देखे हैं ना, उसी पाचन तंत्र, उसके अलावा अन्य मार्गों से दी जाने वाली दवा को संदर्भित करता है। पेरेंटल रूट जो होता है ओरल, मतलब मुंह के द्वारा जो दवा देंगे वह तो पाचन तंत्र में ही जाएगा। तो उसके अलावा यानी ओरल यानी पाचन तंत्र के अलावा अन्य मार्गों से दी जाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसको यह संदर्भित करता है, समझ गए। कौन? पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल शब्द का प्रयोग आमतौर पर इंजेक्शन या इन्फ्यूजन द्वारा दी जाने वाली दवाओं के लिए किया जाता है। पेरेंटल शब्द का जो मतलब होता है, नॉर्मली इंजेक्शन के द्वारा या फिर इन्फ्यूजन के द्वारा, जैसे ब्लड चढ़ाना हो, फ्लूइड चढ़ाना हो, सलाइन वगैरह, तो इन सब के लिए जो है इस पेरेंटल शब्द का उपयोग किया जाता है, समझ गए। एंट्रल मार्ग आमतौर पर मुंह से दवा लेने को संदर्भित करता है। पेरेंटल शब्द इंजेक्शन और इन्फ्यूजन को संदर्भित करता है, जबकि एंट्रल मार्ग जो है मुंह से दवा लेने को संदर्भित करता है। तो यह पेरेंटल ड्रग और एंट्रल रूट दोनों में, पेरेंटल रूट और एंट्रल रूट दोनों में अंतर भी समझ गए आप लोग कि एंट्रल जो कि आंतरिक रूप से दवा लिया जाता है मुंह में माध्यम से, जो आपके पाचन तंत्र के माध्यमों से जाता है, जबकि जो पेरेंटल रूट होता है उसमें दवा आपके
पाचन तंत्र यानी मुंह के अलावा जो है अन्य हिस्सों से दिया जाता है। तो यही हमारा पेरेंटरल रूट होता है। अब पेरेंटरल रूट कौन कौन से होते हैं, इसका उदाहरण पेरेंटरल रूट का देख लीजिए, आपके सामने है। पेरेंटरल रूट का जो एग्जाम्पल है या यूँ कहा जाए पेरेंटरल रूट का जो टाइप्स होता है आपके सामने में है। टॉपिकल, टॉपिकल मतलब होता है कि त्वचा पर ड्रग अप्लाई करना। टॉपिकल मतलब त्वचा पर दवाई को लगाना, टॉपिकल मेथड होता है। पहला हो गया, यह भी आपका एक पेरेंटल रूट ही है। श्वसन नली में ड्रग इनहेल करना, मतलब श्वसन के माध्यम से किसी दवा को खींचना, सूंघना, यही भी आपका पेरेंटल रूट ही होता है। ओके। आँख कान में ड्रॉप डालना मीन्स इंस्टिलेशन। आँख में, कान में या किसी गुहा में ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद डालते हैं तो वह इंस्टिलेशन होता है, समझ गए। और यह भी आपका एक पेरेंटरल रूट ही होता है। वैजिना में ड्रग रखना या फिर मल गुद्दा होता है, गुद्दा में भी जो है एक दवा रख देते हैं ठोस के रूप में जो सपोसिटरी के काम करता है। तो यह भी एक प्रकार का टैबलेट हो या सपोसिटरी हो जो वैजिना में रख कर डाला जाता है, इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। ये है इंस्टिलेशन, समझ गए, बूंद बूंद डालना। और इंस्टिलेशन मतलब होता है कि आरोपण विधि। तो यह वैजिना में ड्रग रखना आरोपण होता है। इंजेक्शन द्वारा ड्रग इंजेक्ट करना इंजेक्शन होता है। तो इंजेक्शन के द्वारा ड्रग इंजेक्ट किया जाता है तो वह इंजेक्शन होता है। तो यह सब पेरेंटल रूट ही होता है, समझ गए। तो ये पेरेंटल रूट के उदाहरण समझ गए। इंजेक्शन, कोई भी दवा निम्न कारणों से इंजेक्शन द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। अब कोई भी दवा किन किन कारणों से जो है इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, देख लीजिए कौन कौन से कारण होते हैं। यदि दवा केवल आईवी और आईएम रूट से ही प्रयोग की जा सकती है, कुछ ऐसे दवा होते हैं जिसके लेवल पर देखते होइएगा आप लोग, उसके लेवल पर लिखा होता है कि इसका उपयोग आईवी और आईएम से ही करें, लेवल पर लिखा रहता है। तो इस कंडीशन में इंजेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। रैपिड एब्जॉर्बेशन हेतु, अगर रैपिड मतलब तेज़ी से अगर अवशोषण कराना हो तो इंजेक्शन बहुत काम आता है। नौसिया वोमिटिंग की अधिक होने पर, अगर अधिक जो है उल्टी हो रहा हो, मिचली हो रहा हो, तो उस कंडीशन में लोग मुंह से दवाई नहीं लेते हैं, तो इस दौरान इंजेक्शन पेरेंटल रूट का ही उपयोग किया जाता है। सही दवा जीआईटी द्वारा अवशोषित नहीं हो पा रहा हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है, पाचन तंत्र, पाचन जो मार्ग है, उसमें दवा अवशोषित न होने पर इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। सही डोज प्रदान करना है तो इंजेक्शन में 5 ml देना है, 2 ml देना है, 10 ml देना है, इंजेक्शन से सही से पता चल जाता है। सही डोज प्रदान करना, यही चीज़ें हैं। तो किन किन कंडीशन में हम पेरेंटल रूट से देते हैं दवा, ये सब के सब आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये हो गया आपका कि इंजेक्शन देने के कब कब जरूरी, किन कारणों में हम इंजेक्शन से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं दवा, तो यह यहाँ पे बता दिया गया। अब समझ गया कि क्यों पेरेंटल रूट या फिर इंजेक्शन के द्वारा हम दवा देंगे। तो ये सारे कारण आपको यहाँ पे समझ गए होंगे। समझ गए कि अगर दवा को सिर्फ आईवी और आईएम से ही देना हो तो इंजेक्शन से ही देंगे। दवा को अगर तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब कराना है, अवशोषित कराना है बॉडी में, जिससे जल्दी इसका एक्शन हो, तो इंजेक्शन से ही दीजिए। वोमिटिंग, नौसिया अधिक होने पर भी आपका मुंह से दवा लेने पर काम नहीं करता है तो इंजेक्शन देते हैं। जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, पाचन मार्ग, उसमें अगर दवा अवशोषित नहीं हो पा रहा हो तो इंजेक्शन दे देते हैं। सही डोज अगर देना हो पेशेंट को तो उसके लिए इंजेक्शन परफेक्ट होता है। तो यह सब इंजेक्शन देने के कारण हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अब यहाँ पे इंजेक्शन के प्रकार। अब आता है, इंजेक्शन भी आपके पेरेंटल रूट में ही होता है, लेकिन अब ये इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझ गए। अब ये पेरेंटल रूट में लिखना पड़ेगा आपको। तो पेरेंटल रूट में इंट्राडर्मल, जिसे हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं, जो त्वचा के डर्मिस परत में दिया जाता है। ओके। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है एससी, जो यहाँ पे आईडी होगा, समझ गए। इंट्राडर्मल इंजेक्शन तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है जो त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस में दिया जाता है, समझ रहे। इंट्रामस्कुलर जिसे आईएम कहते हैं, मांसपेशी में दिया जाता है।
इंट्रावेनस होता है जो आईवी में दिया जाता है, वेन में दिया जाता है। इंट्रा आर्टरी होता है जो धमनी में इंजेक्शन डायरेक्ट दिया जाता है। इंट्रा कार्डियक होता है जो हृदय के मांसपेशी में डायरेक्ट जो है इंजेक्शन दिया जाता है, समझ रहे हैं। इंट्रा स्पाइनल है जो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है, तो यह इंट्रा स्पाइनल होता है। ओके, इंट्रा थेटिकल इंजेक्शन या सब आर्केनॉइड में CSF, स्पाइनल में CSF सैंपल लेने हेतु इंट्राथीटिकल इंजेक्शन जो है डाला जाता है, समझ गए। इंट्रा मेडुलरी इंजेक्शन जो मेंडुला यानी बोन मैरो में डाला जाता है। इंट्रा ऑसियस जो कि हड्डी में डाला जाता है। इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन जो पेरिटोनियल भाग में डाला जाता है। तो यह आपका हो गया इंजेक्शन, समझ गए। सब इंट्रा से रिलेटेड है, चूँकि यह अंदर डाला जाता है इंजेक्शन, इसलिए इंट्रा है और ये सब जगह का नाम है और ये सब इंजेक्शन है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, इंजेक्शन के टाइप में लिख दीजिएगा। और ये सभी इंजेक्शन जो है आपके किस में आते हैं, पेरेंटरल रूट में ही आते हैं, समझ गए। तो चीज़ें चाहे मालिश करना हो, चाहे लगाना हो, चाहे टॉपिकल मेथड हो, चाहे आपका इंस्टिलेशन मेथड है, चाहे इंस्टॉलेशन मेथड हो, आरोपण या निरोपण, दोनों विधि जो है आपके इस सब के सब जो है आपके इसी के विधि में आता है, पेरेंटरल रूट में ही। ओके, चलिए अब यहाँ पे टोटल ऊपर जो देखे हैं इंग्लिश यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ तीन जो है हम लोग यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण कंडीशन लाए हैं। इसमें हम लोग जो है फर्स्ट एड देखेंगे, समझ गए। फर्स्ट एड देखेंगे, आप लोगों को पता है कि फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़, प्राथमिक उपचार में क्या क्या चीज़ लिखना चाहिए। प्रथम उपचार, किसी भी कंडीशन में आप नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मरीज अगर समस्या में है तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं। प्रथम घटित घटना पर व्यक्ति उपस्थित रहता है और जो मदद सबसे पहले करता है वही आपका जो है प्राथमिक उपचार होता है। उसके बाद जो है डॉक्टर के पास जाता है। तो एक डूबा हुआ मरीज है, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति, बच्चा है जो डूब रहा है, समझ गए। तो डूबते हुए बच्चे को क्या आप डूबते हुए किसी व्यक्ति को, बच्चे को क्या आप प्राथमिक सहायता देंगे, क्या आप फर्स्ट एड देंगे, आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक डूबा हुआ है आदमी, डूब रहा है, तो आप उसको सबसे पहले निम्नलिखित प्राथमिक सहायता देंगे। क्या क्या? सबसे पहले देखें कि प्राथमिक सहायक को स्वयं को कोई खतरा नहीं है। सबसे पहले आप प्राथमिक सहायता देने वाले हैं तो पहले खुद को कोई खतरा ना हो, ऐसा आप जो है देख ले कि पहले आप किसी को बचाने जा रहे हैं तो आपको जो है नदी में तैरने आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप जाएंगे बचाने, आप ही डूब जाएंगे, तो एक के साथ दो चला जाएगा, समझ गए ना। तो पहले खुद को खतरा नहीं है, इस चीज़ को देख ले। दूसरा, पानी के अंदर या बर्फ़ के ऊपर तब तक ना जाएं जब तक आपको विश्वास हो कि वहाँ जाना आपके लिए खतरनाक तो नहीं है। अब वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ हो ले कि आपको जाना वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है, आप चले जाएंगे। आप इस चीज़ को जब तक खुद को स्वस्थ न हो जाए तब तक आप जो है नहीं जाए, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, समझ गए। क्योंकि एक व्यक्ति फंसा है, आप जाएंगे, आपको अगर वहाँ पे नहीं सही रहेगा आपके लिए और चले जाएंगे तो आप भी खतरे में फंस जाएंगे। ओके। डूबते हुए व्यक्ति को कोई लंबा डंडा, पोल, टहनी और रस्सी पकड़ाने की कोशिश करे। कोई सहारा पकड़ने के बाद व्यक्ति को किनारे की तरफ खींचे। मान गया आपको अगर पानी में तैरना नहीं आता है और आप आदमी को बचाना चाहते हैं तो आप चाहें तो कोई रस्सी हो, कोई खंभा हो या कोई सूखे डंडा हो, उसके सहारे से जो है, कुछ भी सहारे से मरीज को जो है सहारा देने की कोशिश करें ताकि उसके सहारे आप उसे खींचकर किनारे पर ला सके, समझ गए। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। पहले बचाव, फर्स्ट एड में पहले बचाव के लिए ही सोचा जाता है, ट्रीटमेंट तो होगा ही बाद में। सबसे पहले व्यक्ति को बाहर निकालकर उसका मुंह साफ करना चाहिए। जैसे ही मरीज अगर आपके डंडे फेंके हुए, रस्सी फेंके हुए चीज़ों को पकड़ ले और आप आस्ते आस्ते खींच के उसे बाहर अगर निकाल दें तो सबसे पहले आप उसके मुंह को खोलेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि उसके मुंह में हो सकता है बहुत सारे गंदगी भरा हो, पानी मुंह में गया हो तो उसको सांस दम फूलने लगेगा। तो उस दौरान उसके मुंह
मुंह को खोलकर साफ करें। अगर मुंह में कुछ बाहरी वस्तु फंसा है, जो पानी में अक्सर रहता भी है, तो अगर वो चीज़ फंसा है तो उसे निकाल कर रोगी को आर्टिफिशियल श्वास देंगे, कृत्रिम श्वास देंगे। यदि रोगी पानी के अंदर ही है तो पानी के अंदर भी श्वास दे सकते हैं। अगर आप पानी के अंदर चले गए हैं बचाने, तो आप पानी के अंदर भी मरीज को श्वास दे सकते हैं। डूबने वाले व्यक्ति को बाहर निकालते समय बीच बीच में श्वास देते रहें। समझ गए। नेक्स्ट है, व्यक्ति को ज़मीन पर लाते ही देखें कि अगर कोई श्वसन क्रिया बंद तो तुरंत CPR दे। अब जैसे ही मरीज को पानी से अगर आप निकाल के बाहर ऊपर रखते हैं तो आप ये देखें कि मरीज का श्वसन क्रिया चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो फिर आगे की क्रिया करेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो तुरंत हम उसे CPR देंगे, जो कि आप लोग जानते हैं CPR क्या होता है। जैसे ही रोगी सांस लेने लगे तो उसे रिकवरी के लिए सूखे किनारे पर लाकर उसकी नब्ज की जांच करें। जैसे ही मरीज CPR के बाद सांस लेने लगे तो उसे रिकवरी के लिए आप सूखे स्थान पर जो है रखें और उसका नब्ज का चेक करें। ओके। रोगी को शरीर से ठंडे व गीले कपड़े हटा दें तथा शरीर को गर्म करने के लिए कंबल आदि से ढकें ताकि हाइपोथर्मिया का शिकार न हो। अब हो सकता है यहाँ पे व्यक्ति पानी में भीगने से आप अगर उसको गीले कपड़े नहीं निकालते हैं तो हो सकता है बॉडी से उसका जो है टेम्परेचर कम होने लगे, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा पेशेंट को, तो उसे गीले कपड़े हटा देनी चाहिए और कंबल ओढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर व्यक्ति के सिर या गर्दन में चोट हो तो उसे हिलाए डुलाए नहीं। अब हो सकता है पानी में तैरते हो या पानी से निकलने की कोशिश करने में मरीज को सिर या गर्दन में चोट लगा हो, तो सबसे पहले आप उसको हिलाए डुलाएंगे नहीं। रोगी को आराम दिला दे, वो उसे बैठने से मना करे। समझ रहे हैं ना, कि रोगी को आराम से लिटा दे, वह उसे बैठने से मना करे, बैठने नहीं दे, उसे लेटा कर ही रखें। रोगी को गर्म पेय पदार्थ दे सकते हैं जैसे चाय कॉफ़ी, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा थक गया रहता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक गया रहता है पानी में दम खींचने से। तुरंत रोगी को अस्पताल पहुँचाने का प्रबंध करे, मानसिक जो है सहारा प्रदान करे, बेचैनी जो है मरीज को दूर करे, शांत करे, मरीज को जो है परेशान न करे, मरीज को श्वसन की क्रिया बनाते हुए उसे अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध करें। तो ये सब जो आप एक कर सकते हैं मदद के तौर पे प्रथम बार, वह आप एक डूबते हुए व्यक्तियों को सहायता कर सकते हैं, वही आपका सहायता होता है फर्स्ट एड। ओके। तो डूबते हुए मरीज का फर्स्ट एड मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, यहाँ पे नीचे पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दूसरा हमने यहाँ पे शामिल किया है फर्स्ट एड है सांप काटने में। किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो चूँकि हॉस्पिटल दूर रहता है, समझ गए, हॉस्पिटल दूर हो सकता है, आपके गांव में सुविधा नहीं उपलब्ध होगा, तो प्रथम उपचार के जरिए आप कैसे मरीज को बचाएंगे और फिर अस्पताल तक पहुंचाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप नर्स है तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि सांप काटने में क्या क्या जो है फर्स्ट एड करना चाहिए, जो रोगी को उसको बचा कर रखता है अस्पताल तक ले जाने के लिए। समझ गए। फर्स्ट पॉइंट है, अनेकों आप मदद कर सकते हैं मरीज को फर्स्ट एड के रूप में। जैसे सबसे पहले रोगी को ज़मीन पर लिटा दे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रोगी है उसको ज़मीन पर लिटा दे। कैसा मरीज? जो मरीज को सांप काटा है। ओके। और उससे हिलने ना दे ताकि विष का प्रभाव कम हो। अब ज़मीन पर क्यों लिटा देंगे? क्योंकि लिटने पर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, समझ गए, उतना तेज़ी से नहीं होता है। और हिलाए डुलाएंगे नहीं ताकि जो विष है, जो पॉइजन है सांप का, स्नेक का, वह बॉडी में कम जो है रेट से प्रवाहित होगा। अगर खड़े रहेंगे तो ब्लड प्रेशर अधिक होगा और तेज़ गति के साथ जो है संपूर्ण शरीर में जहर फैलेगा। समझ रहे हैं। अगर संभव हो तो काटे हुए अंग को हृदय से नीचे रखें। अगर ये संभव हो तो आप जो भी अंग में काटा हुआ है उस अंग को हार्ट से नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे की तरफ रखेंगे तो ब्लड जो है हार्ट के तरफ जाने में जो है समय लेगा, कम जाएगा। और अगर हार्ट के लेवल में या फिर हार्ट को ही नीचा रखेंगे और उसको ऊपर रखेंगे तो आसानी से ब्लड हार्ट के तरफ पॉइजन वाला आ जाएगा। तो इसलिए संभव हो तो हृदय हार्ट से नीचे जो है काटे हुए अंग को रखेंगे।
दंश मतलब जहाँ पे डंक मारा है, सांप बाइट किया है, उस भाग को साफ पानी या साबुन से जिसमें डिटॉल हो साफ से धोकर बर्फ़ का पैक लगाएं। समझ गए, वहाँ पे बर्फ़ का पैक लगाना चाहिए धोकर। ओके, काटे हुए भाग को 2 से 4 इंच ऊपर एक बैंड बांध दे, पट्टी बांध दे। ध्यान रहे कि बैंड से रक्त प्रवाह न रुके। समझ रहे हैं। अब आप लोग अक्सर देखते होइएगा कि स्नेक बाइट करने के बाद, स्नेक काटने के बाद तुरंत जो है लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बैंड से बांध देते हैं हल्का सा ऊपर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो रक्त प्रवाह उससे ऊपर है काटने के बाद, उससे ऊपर या उससे नीचा जो है ज़्यादा एरिया में ना जाए, या यूँ कहा जाए तो हल्का हल्का ब्लड जो है खस के आगे की तरफ। अगर नहीं बांधेगा तो ब्लड नॉर्मल तौर पे तेज़ी से बढ़ते रहेगा सभी अंग के तरफ, तो क्या होगा, उसमें पॉइजन मिलते जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बैंड हम लोग बांध देते हैं ताकि पॉइजन जो है वह अन्य हिस्सों में ब्लड के ना फैले। चौथा है, काटे हुए भाग को साबुन पानी से धोना चाहिए। एक ब्लेड से 1 चौड़ाई इंच गहरा कट दंश के निशान पर लंबाई में लगाएं। अब देखिए यहाँ पे, अब जहाँ भी काटा है, स्नेक बाइट किया है, तो वहाँ पे जो हम लोग ब्लेड से चीरा लगा देते हैं तो वह बिल्कुल सही करते हैं। चीरा लगा देने से जो वहाँ पे पॉइजन की मात्रा है वह निकल जाएगा ब्लड वाला। समझ रहे हैं ना। छठा है, कट में से विष को सक्शन करके चूस कर बाहर निकाले, वह विष को थूक दे। अब कट लगाएं तो कट लगाकर कितना लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कट लगा के थोड़ा सा जो है सक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पॉइजन का मात्रा ज़्यादा रहता है जहाँ पे काटा हुआ रहता है स्नेक, तो वहाँ पे ज़्यादा रहने से हो सकता है दिक्कत ज़्यादा होगा। तो उसे काटने के बाद क्या करें, सक्शन करें, मतलब चूस कर उसे थूक दें। अब किस तरीक़ा से आप टेक्निक से चूसेंगे कि आपके मुंह में नहीं जाएगा उसका विष, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे है, घाव पर पट्टी बांध दे। अब जो चीरा लगाए हैं ना उस पर पट्टी बांध दे। रोगी को जितनी जल्द होकर अस्पताल में लेकर जाए। समझ गए। रोगी को पेय पदार्थ पीने के लिए नहीं देंगे। अगर संभव हो तो पता करें कि किस सांप ने काटा है ताकि सही चिकित्सक हो सके। समझ गए। अगर संभव हो तो अपने आसपास में कौन सांप काटा है उसे पता लगाएं और उसी के हिसाब से आपको सही जो है इलाज मिलेगा। समझ रहे हैं। और सांप के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है काटने के लिए वह एंटी वेनम होता है। क्या होता है, एंटी वेनम होता है। सांप में जो विष होते हैं वह वेनम होता है और इसके विरुद्ध में जो टीका लगाया जाता है वह एंटी वेनम होता है। समझ रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं। चलिए, तो नॉर्मल है, एक स्नेक बाइट करने के बाद, काटने के बाद आप क्या क्या सहायता किसी व्यक्ति को कर सकते हैं वही चीज़ को हमको लिखना है। ज़्यादा दवाई उवाई लिखना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड में कोई दवाई उवाई काम करता नहीं है। बस आदमी को तैयार किया जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से, ताकि हॉस्पिटल तक ले जाने लायक बनाया जाए। समझ रहे हैं ना। अगर उसमें थोड़ा मोड़ा अगर ऑक्सीजन वगैरह है, कुछ है, तो कृत्रिम रूप से हम मदद करते हैं देने का। समझ रहे। तीसरा है, यहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट एड देखेंगे, वह शॉक वाले मरीज का है। मीन्स आघात, जैसे मरीज जिसको आघात लगा रहता है, शॉक लगा रहता है, उसका प्राथमिक सहायता जो है फर्स्ट एड जो है कैसे देते हैं। समझ गए। पहला है, रोगी को हिलाए डुलाए नहीं। यहाँ भी रोगी को हिलाए डुलाएंगे नहीं, क्योंकि मरीज को आघात लगा है। समझ गए। दूसरा है, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है और इसके कारण अगर आघात लगा है तो उससे ब्लीडिंग को रोकने के लिए डायरेक्ट प्रेशर देंगे, दबाव देंगे रोकने के लिए। रोगी को सीधा लिटाना चाहिए, सिर नीचे की ओर रखे व दोनों टांगे ऊपर की तरफ 30 सेंटीमीटर तक उठाए, ताकि टांगों से रक्त प्रवाह शरीर में सही बना रहे। समझ रहे हैं ना। अगर कपड़े तंग हो, मतलब टाइट हो, तो उन्हें ढीला कर दे, लूज कर दे, और व्यक्ति को कोट या कंबल उड़ा दे ठंडे से बचाने के लिए। समझ रहे हैं। पांचवा है, गर्म पानी को बोतल या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल न करें। कभी भी शॉक वाले पेशेंट का गर्म पानी का बोतल और इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोगी को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दे। अगर अस्पताल में पहुंचने में काफ़ी देर हो सकती है और व्यक्ति होश में है तो थोड़े पानी या नमक आदि का घोल दें। अब बेहोश मरीज को आप कोई खाना पीना नहीं दे, क्योंकि खाना पीना दीजिएगा तो वह कोई असर उस पर पड़ेगा नहीं, खाएगा भी नहीं, क्योंकि बेहोश है। और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के प्रबंध करें, और जब होश में आए तो थोड़ी सी नमक पानी देने की प्रयास कर सकते हैं।
अब ऐसे पेशेंट जिसको आघात लगता हो, शॉक लगता हो, उसे कभी भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि हो सकता है कभी भी उससे जो है चपेट में ले ले। ओके ना। यदि रोगी अचेत हो, अनकॉन्शियस हो, तो वायु मार्ग खोले, हवा का मार्ग खोले एवं जरूरी हो तो बचाव प्रणाली ABC का इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं ना। तो एयर बैग ब्रीदिंग होता है, सर्कुलेशन होता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखें। रोगी को रिकवरी पोजीशन में रखें, मतलब जिस पोजीशन में मरीज ठीक हो सकता है वैसे पोजीशन दे। रोगी को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करें, वैसे मरीज जो आघात के मरीज हैं। तो इस प्रकार से आप एक आघात वाले मरीज को सहायता कर सकते हैं देखभाल में, और सारे पॉइंट आप डील कर सकते हैं खुद से। समझिए कि एक पेशेंट बेहोश है, आघात लगा हुआ है, शॉक लगा हुआ है, तो आप उसके लिए क्या क्या प्राथमिक सहायता कर सकते हैं आप खुद से समझ रहे हैं। तो इसी चीज़ को लिखना है। बाकी मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ हुआ मैंने बता दिया आपको हाईलाइट के तौर पे समझने के लिए। और लिखने की बात है तो 10 पॉइंट बताए हैं, तो 10 पॉइंट आप और अपने स्किल पर ऐड कर लीजिए, 20 पॉइंट हो जाएगा। और 5 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछता है एक क्वेश्चन तो 20 फर्स्ट एड पूछता है तो 20 लाइन काफ़ी है, 1.5 पेज पे 2 पेज काफ़ी है। समझ गए। एक एक पेज भी काफ़ी हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे चीज़ है मैंने आपको बता दिया। पेरेंटल रूट बता दिए, सांप काटने के फर्स्ट एड, समझ गए, डूबने के फर्स्ट एड, और एक और जो है आपको मैंने फर्स्ट एड बता दिया, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।